72 के जो डिवाइजर निकाले थे वो हमारे पास फॉर्मूले से निकले थे 12, तो ये भी हमारे पास 12 निकला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और इन सबको जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा 195। इससे इसके अलावा वो कोई देख लें, अगर अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 108, ये हम देख लेते हैं। अब इसके सम ऑफ डिवाइजर या प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन वो हम कर लेते हैं। ये आएगा 108 108, तो सबसे पहले 2 पे करेंगे तो 54 आ जाएगा। अगेन 2 पे करेंगे तो आ जाएगा 27, और 27 हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है, 3 की पावर 3, तो 108 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो आएगी 2 स्क्वायर और एंड 3 की पावर 3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 3 क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम जब सम ऑफ डिवाइज सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर निकालेंगे, सॉरी नंबर ऑफ डिवाइजर टा ऑफ दिस नंबर। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही, अब हो रही है। जब हम 72 का ये हाँ 72 का ये निकालेंगे, आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर या 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर, ये 108 के हमने निकालने हैं। 108 ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। अब देखें टा हम कैसे निकालते हैं। टा ऑफ सम नंबर, जैसे हमने ये निकाला, पावर जो भी प्राइम की पावर आएगी उनमें एक नंबर को ऐड कर देना है और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इन दोनों पे टा हो जाएगा लहदा लहदा मल्टीप्लाई, लहदा लहदा अप्लाई हो जाएगा। टा ऑफ 2 की पावर 2 एंड टा ऑफ 2 की पावर 2 एंड टा ऑफ 3 की पावर 3। अब टा ऑफ 2 की पावर 2 का क्या फॉर्मूला है? 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3 है तो आ जाएगा 3 प्लस 1। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, ये आ जाएगा 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 कितने हो गए हमारे पास? 4। 2 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, तो ये कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब 108 के भी टोटल डिवाइजर जो है वो 12 बनते हैं। अब हम इसका सम निकालते हैं। हमने सम कैसे निकालना है? अगर सम में कोई भी हो तो इस तरह निकालते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा सम, और ये आ जाएगा इधर 2 की पावर 2, इधर आ गया 108 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। अब इसमें हमारे पास बनेगा 2 की पावर 2 है तो आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। इसी तरह 3 की पावर 3 से शुरू करेंगे। 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1, 3 आ जाएगा, और 3 की पावर 0 क्या आ जाएगा? 1। ये इसको हमने अब मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 2 की पावर 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ये आ जाएगा 7। इसी तरह 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 2 9, 27 प्लस 9 36,
39, ये आ जाएगा 40। 40 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 280। सही हो गया। अब हम इसके डिवाइजर देख लेते हैं। डिवाइजर ऑफ 108, मेरा ख्याल है वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा डिवाइजर इसके, ठीक है। अब कोई भी बड़ा नंबर आ जाए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप नंबर ऑफ डिवाइजर और सम ऑफ डिवाइजर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कैटेगरी पढ़ रहे थे डाइहाइड्रल ग्रुप, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप, इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Dn। number of subgroup of dihedral group of order 2n, जिसको हम कहते हैं Dn। वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है हमारे पास टाउ ऑफ n प्लस नंबर ऑफ डिवाइजर प्लस सम ऑफ डिवाइजर। टाउ ऑफ n प्लस दिस ऑफ n। ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। ये आप मतलब याद रखें जनरल फॉर्मूला कि हमारे पास जो डाइहाइड्रल ग्रुप है Dn, उसका जो जनरल फॉर्मूला है उसका सब ग्रुप निकालने का वो ये होता है। हमने लास्ट लेक्चर में डाइहाइड्रल ग्रुप के नंबर एलिमेंट का जो ऑर्डर निकालना वो हमने सीख लिया था, कितने एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है और कितने एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं होता। अब हम सीखना चाहते हैं कि कितने इसके सब ग्रुप कितने बन सकते हैं, वो उसका मैंने फॉर्मूला आपको लिख दिया है। वो कितने क्या है? टान और सिग्मा एन। टान क्या होता है? नंबर ऑफ डिवाइजर। सिग्मा एन क्या होता है? सम ऑफ डिवाइजर। अब जैसे हम पर्टिकुलरली देख लेते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 का हम देख लेते हैं। ऑर्डर 6 ये आ जाएगा D3। तो ये हम निकाल लेंगे टाउ ऑफ 3 एंड सिग्मा 3। ठीक हो गया। अब जो डाइहाइड्रल ग्रुप है वो खुद जो है वो साइक्लिक नहीं है, लेकिन इसके सब ग्रुप जो है साइक्लिक बनते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कितने सब ग्रुप साइक्लिक बनते हैं। अब उसका भी फॉर्मूला पहले लिख लेता हूं। नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n, वो हमारे पास होगा टा n प्लस n। वो ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप, और इसके बाद अगर नॉन साइक्लिक ग्रुप हमने देखना हो, नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक ग्रुप, जो साइक्लिक ग्रुप नहीं होते, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप, वो कैसे निकालेंगे? टोटल में से, टोटल कितना होता है? टा एन। टोटल में से टोटल सब ग्रुप है ये है, उसमें से हम माइनस कर देंगे
ये माइनस कर देंगे, माइनस टा एन माइनस एन, ये आ जाएगा माइनस टा एन माइनस एन, टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो टा एन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिग्मा एन माइनस एन, ये टोटल डाईहाइड्रल ग्रुप में नॉन साइक्लिक ग्रुप की तादाद, इस तरह हम ये फॉर्मूले, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डाईहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। डाईहाइड्रल ग्रुप के ऑर्डर 6 जो है उसको हम कहेंगे D3। इसके सब ग्रुप कितने बनेंगे, जैसे टा3 और प्लस सिग्मा 3, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ले। अच्छा देखें, टा3 कैसे निकाल लेंगे, 3 की पावर है 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये तो सिर्फ यही आएगा। और प्लस सिग्मा 3 की पावर है 1, तो कितना आएगा, 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, ये आ जाएगा। अब 1 + 1 2 और 3 - 1 2, 2 + 2 टोटल आ जाएगा हमारे पास 4, टोटल 4 हमारे पास इसके सब ग्रुप बन जाएंगे। अब नंबर ऑफ प्लस नहीं साइक्लिक आएगा सब ग्रुप, माइनस की जगह, हाँ जी, माइनस की जगह प्लस नहीं आएगा, 3 + 3 सॉरी प्लस आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 4 + 2 6 बन जाएंगे, 6 आ जाएगा। जी। नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, इसके जब हम साइक्लिक ग्रुप निकालेंगे वो हमारे पास कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ डाईहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 5 D3, वो कितने निकलेंगे, 5 टा3 माइनस प्लस टा3 हमारे पास आएगा 2 + 3, 4 and 3 टोटल आ गया 5 5, ठीक हो गया। तो देन नॉन साइक्लिक ग्रुप कितने होंगे, देन नॉन साइक्लिक सब ग्रुप वो आ जाएंगे हमारे पास, कितने आ जाएंगे 1। 1 अगर 1 नॉन साइक्लिक है, D3 अपना खुद का सब ग्रुप लाजमी होगा, तो इसका मतलब है D3 इटसेल्फ, D3 इटसेल्फ, ठीक हो गया। अब देखें, सिर्फ एक इसका नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है, वो D3 खुद ही है, इसका मतलब क्या होगा, D3 हैव, इधर हम नोट D3 have all the subgroup all the cyclic subgroup have all the cyclic subgroup except itself, अपने आप के अलावा तमाम के तमाम इसके साइक्लिक सब ग्रुप हैं। अगर इस तरह की एग्जांपल आ जाए कि आपको कोई सब ग्रुप बताना है आपने जो खुद तो साइक्लिक ना हो लेकिन उसके तमाम सब ग्रुप साइक्लिक हों, वो कौन सा है, D3 आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, D7 के लिए कर लेते हैं, इस पूरी एग्जांपल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, D7 नहीं, हम करते हैं D8 के लिए। सबसे पहले नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16, ऑर्डर 6 के लिए किया है। अब हम करते हैं ऑर्डर 16, अगर ऑर्डर 16 है तो क्या आ जाएगा, D8, तो ये आ जाएगा टा8 और सिग्मा 8। अब टा8 बनता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा,
2 की पावर 3 है तो 3 + 1 आ जाएगा, 3 + 1। और ये 2 की पावर 3 है तो ये आएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ये आ जाएगा। अब टोटल ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर 3 8 + 4 12 15 + 3 18, टोटल कितना बन गया 18, टोटल आ जाएगा आपके पास 18। इसी तरह नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 विच आर D8, वो कितना आ जाएगा टा 8 एंड माई 8 आ जाएगा। अब टा 8 कितने है, टा 8 इधर हमने निकाला तो है, अब 4 निकला ना, जी 4 + 8 12 4 + 8 कितने हो गए 12। तो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप कितने बन जाएंगे, टोटल है, टोटल कितने बने हैं, 19 टोटल बने थे 19, जी तो 12 ये आगे, बाकी नॉन साइक्लिक कितने होंगे 7 7, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि इसमें नॉन साइक्लिक जो सब ग्रुप हैं वो किस किस ऑर्डर के बनेंगे। अब कैसे पता लगेगा किस किस ऑर्डर के नॉन साइक्लिक सब ग्रुप बन सकते हैं, 2 ऑर्डर के तो साइक्लिक ही होते हैं। अब D8 का ऑर्डर है 16, इसमें 16 ऑर्डर में कितने कितने नंबर ऑफ पॉसिबल, द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप पॉसिबल सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, जितने भी 16 के डिवाइजर है। अब 16 के डिवाइजर कितने हैं, 16 के डिवाइजर एक 1 है, 1 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है सब ग्रुप होता है वो साइक्लिक ही होता है, और 2 एक 2 है, 2 ऑर्डर का भी सब ग्रुप साइक्लिक ही होता है। उसके बाद 4 इसका 4 डिवाइजर है, का भी हाँ 4 ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है। अब जी हमने क्या देखना है कि इस 8 को, जो नंबर इस 8 को डिवाइड करेगा 1 और 8 के अलावा 2 डिवाइड करेगा, जब 2 8/2 कितना बनता है 8/2 4 4, इसका मतलब है कि इसका जो सब ग्रुप होगा वो D4 टाइप का होगा, कोई एक जो सब ग्रुप होगा D4 सब ग्रुप इसका हो सकता है। इस 8 को और इसको डिवाइड करता है 4, तो एक सब ग्रुप होगा D2। D2 हमारे पास कौन सा सब ग्रुप होता है, D2 होता है हमारे पास, अब ऊपर एक और पॉइंट लिख देता, DK के लिए 4 सब ग्रुप ऑफ डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर DN, अगर हमारे पास कोई भी N/K K डिवाइड्स N, इधर हम वैसे लिख देते हैं कोई पॉइंट बना के, if a positive integer, if a positive integer K divide N, अगर K N को डिवाइड करेगा देन
dn have subgroup of dn over k। ये हमारे पास dn over k, dn over k टाइप का एक सबग्रुप हैव सबग्रुप ऑफ टाइप dn over k। अब हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर इस n को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है, अब देखें 8 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है। 8 को एक करता है 2 डिवाइड। इधर हम लिखेंगे नॉन साइक्लिक, ये सब ग्रुप हो गए। सिंस 2 and 4 divide 8, जब 8 over 2 कितना बनता है, 8 over 2 हमारे पास बनता है। इसका मतलब है D8 have subgroup of type, एक तो किस टाइप का सबग्रुप होगा, D8 over 2, जी 8 over 2 एक इस तरह का सबग्रुप होगा। उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, D4। इसका मतलब है D4 इसका सबग्रुप हो सकता है। एंड और हमारे पास 8 over 2 D2 एंड 8 over 4 D2 D8 over 4 4, ये हमारे पास एक सबग्रुप होगा। इसको हम कहेंगे D2। D2 बेसिकली क्या होता है, D2 बेसिकली होता है क्लाइन 4 ग्रुप। ये बेसिकली होता है V4। ठीक हो गया, ये हमारे पास पॉसिबल सब ग्रुप निकलेंगे। अब इसके एमसीक्यू कुछ देख लेते हैं, 2-3, फिर आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप of order 8, that is D4 R। टोटल इसके सब ग्रुप कितने होंगे वो हम देख लेते हैं। इसकी ऑप्शन हम लगा देते हैं 4, 4, 7 एंड 11। एक तो ये है। इसी तरह का एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। इसको आप देखें, सोल्व करें, क्या बनता है। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। इधर हम सिर्फ एक चेंज कर देते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। उसकी ऑप्शन में हम करते हैं 4, 8, 4, 7, 9 एंड 11, ये ऑप्शन इसकी। अब इसी तरह नंबर ऑफ, ये आप मतलब सोल्व करें, इनमें क्या कौन सा ऑप्शन होगा। नंबर ऑफ प्रॉपर, नंबर ऑफ
नॉन साइक्लिक proper subgroup of dihydral group of order 10, which is equal to D5 R 0, 4, 8, and none of these. Which of the following have all the subgroup except itself are cyclic? इधर हम ऑप्शन बना लेते हैं D3, D5, Q8 क्लाइन 4 ग्रुप, और क्लाइन 4 ग्रुप के बारे में हमने नहीं पढ़ा अभी इसको, और ऑल ऑफ दीज इस तरह कर लेते हैं। इधर कोई ऑप्शन मैं चेंज कर देता हूं, D9 कर लेते हैं ये, या हाँ जी यही हो गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन, अब आपने इनके ऑप्शन बताने हैं बस, हम ऑप्शन इसके देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, इसके कितने सब ग्रुप होंगे? टा 4 प्लस समीशन 4 सिग्मा 4। इसमें देखें टा 4 कितना आता है, टा 4 कितना, 2 प्लस 1 3, और टा 4 3 आएगा ना, 2 प्लस 1 जी, और सिग्मा 4 वो आता है 7 प्लस 4 10 होते 3 7 प्लस 3 7 प्लस 3 10 आ गया। 10 आता है जी, नन ऑफ नंबर सबग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, इसके प्रॉपर सबग्रुप टोटल इसके प्रॉपर सबग्रुप होंगे 8 जी। अब इसी तरह नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सबग्रुप ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, नॉन साइक्लिक सबग्रुप के लिए फॉर्मूला क्या था? नॉन साइक्लिक सबग्रुप के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, सिग्मा n माइनस n। अब हमारे पास 3 ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 7 माइनस 4। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका भी ऑप्शन नन नहीं होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑल सबग्रुप साइक्लिक एक्सेप्ट इटसेल्फ? D3 जी, D5 भी होगा और D9 भी होगा। अब इधर है, अगर नीचे आपके पास आ जाए ओड नंबर तो उसके जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो तमाम के तमाम, नहीं इधर अगर आ जाए आपके पास इवन ये D9 की जगह आप कर दें 11 कर दें, अगर आपके इधर आ जाए प्राइम नंबर तो उसके जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे? वो तमाम के तमाम साइक्लिक होंगे। ठीक हो गया। इसके भी तमाम साइक्लिक बनेंगे D3 के अलावा, इसके भी तमाम साइक्लिक बनेंगे D3 के अलावा, D5 के अलावा, इसके भी तमाम साइक्लिक बनेंगे D11 के अलावा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। जैसे ये आगे सोल्व किया हुआ है, अब हम देखते हैं एक चीज इसमें देखेंगे,
के ऑर्डर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ D3 या D4। अब D3 में सब एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना है। सबसे पहले तो हमें पता है कि इसके जो एलिमेंट तो ये होते हैं E A B AB एंड A²B। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1। और उसके बाद ए का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 3। और उसके बाद A² का ऑर्डर A² की पावर 2 करेंगे। जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर आपने फाइंड करना है, आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होता है, बाकी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर ऑर्डर चेक करना है तो आप पावर 2 से शुरू हो जाओ। इसकी पावर 2 लोगे तो ए की पावर 4 आ जाएगी। ए की पावर 3 आइडेंटिटी के इक्वल है तो आ जाएगा ए। अब इसी तरह इसकी जब पावर 3 लोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। A² का ऑर्डर कितना है 3। ए का भी ऑर्डर 3 है, A² का भी ऑर्डर 3 है, बी का ऑर्डर हमें गिवन होता है 2 है, ए बी का भी ऑर्डर 2 है। अब A² बी का ऑर्डर चेक करने के लिए इसकी पावर 2 करेंगे। अब देखें एक चीज और याद रखिएगा, जब आपके पास ग्रुप अबिलियन होगा तो इस पावर को आप दोनों पे लहदा लिख सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर A² बी की पावर 2 है इसको हम नहीं लिख सकते ए की पावर 4 बी की पावर 2। इसको हम लिखेंगे स्केयर का मतलब है वो एलिमेंट 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपके पास ग्रुप अबिलियन होगा तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, अदरवाइज पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो A² बी। अब दरमियान वाले को हम इकट्ठा कर लेते हैं बी A² किसके इक्वल हो जाएगा ए बी के। अब देखिए ना B² है B3 है, जब ए को इधर लेके आएंगे तो 3 - 2 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। ए की पावर 3 आइडेंटिटी के इक्वल, बी भी आइडेंटिटी के इक्वल तो आ जाएगा आइडेंटिटी के इक्वल। इसका मतलब है A² बी का ऑर्डर भी कितना हो गया 2। अब इसी तरह D4 में भी हम इसी तरह हर एलिमेंट का ऑर्डर, D5 में भी, D6 में भी, D4 में भी हर एलिमेंट का ऑर्डर इसी तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब उसके बाद बात आती है ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन, उसको हम शो करते हैं Q8 से। अब इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे वो हम देख लेते हैं। इसमें एलिमेंट होंगे हमारे पास, इसको शो करते हैं Q8 से, +-1 +-i +-j +-k। I² J² और K² हमारे पास होता है -1 के इक्वल। i को j से मल्टीप्लाई करें तो आता है k, j को i से मल्टीप्लाई करें तो आता है i। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है सेम इस तरह की होती है जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर्स का। ये यूनिट वेक्टर नहीं होते, बस इनकी नोटेशन है इस तरह की। ये इस ग्रुप का स्ट्रक्चर है। जैसे हमने ये चीज किधर क्या, जैसे अब हमने ये वाली चीज डिस्कस की हुई है कि हमारे पास आई को इस तरह रोटेशन होती है, आई को जे से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा के, अगर के जे को के से करेंगे तो आ जाएगा आई, तो के को आई से करेंगे तो आ जाएगा जे। लेकिन जब इसकी रोटेशन डिफरेंट हो जाएगी, जैसे आई को जे से करेंगे तो आ जाएगा के, जब जे को आई से करेंगे तो आ जाएगा -के। इसका मतलब आई जे के करेंगे के आ जाएगा, जे को आई से करेंगे तो आ जाएगा -के। ये हमारे पास एक ग्रुप बनाता है, इसकी ये टेबल बनी हुई है कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, इसके तहत। तो अब इनमें हर एलिमेंट का इनवर्स हम देख लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है। 1 का इनवर्स 1 नहीं होता है, -1 का इनवर्स -1 होगा। आई को किससे मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है, आई को -i से, -i का ऑर्डर हो जाएगा आई, -i का इनवर्स आई का इनवर्स -i, जे का इनवर्स -j और के का इनवर्स -k। इसी तरह के उलट हो जाएंगे। और इसी तरह इनके हर एलिमेंट का ऑर्डर, आई का ऑर्डर 2 है, जे का ऑर्डर सॉरी आई की पावर 2 करने से -1 आता है। 1 का ऑर्डर तो 2, 1 का ऑर्डर हमेशा 1 नहीं होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है 1, -1 की पावर 2 करने से 1 आता है, -1 का ऑर्डर 2।
आयोटा की पावर आई की पावर 4 करने से 1 आएगा, आई का भी ऑर्डर 4, जे का ऑर्डर 4 और के का भी ऑर्डर 4। अब Q8 itself are improper and trivial subgroup, all other subgroup of proper non trivial। तो इसमें जो होते हैं इसके भी तमाम के तमाम सब ग्रुप, Q8 के तमाम सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ Q8 every subgroup of Q8 is cyclic except itself। खुद साइक्लिक नहीं है लेकिन इसका हर सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक। और इसका हर सब ग्रुप अबिलियन भी होगा। Q8 खुद अबिलियन नहीं है, इज नॉन अबिलियन ग्रुप, लेकिन इसका हर सब ग्रुप क्या होगा, अबिलियन। अब उसके बाद हम सब ग्रुप के टॉपिक में थे और सब ग्रुप में ये है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ इज सब ग्रुप ऑफ G if and only if AB belong to J implies that अगर हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट है H है, उसको अगर सब ग्रुप अगर वो है तो वो ये दो प्रॉपर्टीज लाजमी सेटिस्फाइड करेगा। पहली प्रॉपर्टी कोलेजियल लॉ, दूसरी प्रॉपर्टी इनवर्स एलिमेंट। ठीक हो गया, ये सब ग्रुप क्राइटेरिया ही है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स आर ऑलवेज सब ग्रुप। जो इंटरसेक्शन होता है टू सब ग्रुप का वो ऑलवेज क्या होता है, सब ग्रुप। लेकिन यूनियन जो है वो ऑलवेज सब ग्रुप नहीं होता। दो ग्रुप का ले लें, तीन ग्रुप का ले लें, जब इंटरसेक्शन लेंगे वो लाजमी सब ग्रुप होगा। लेकिन इनका जो यूनियन है वो सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेट H बी अ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। अगर फाइनाइट ग्रुप है और H क्लोज्ड है, H इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ H इज क्लोज्ड। अब सिर्फ और सिर्फ अगर फाइनाइट सब ग्रुप है, फाइनाइट सबसेट है किसी ग्रुप का और ग्रुप फाइनाइट है, H कोई सबसेट है किसी फाइनाइट ग्रुप का और H सिर्फ क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब है कि उसके दो एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें, वो भी H में जाते हैं, वो लाजमी सब ग्रुप होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट है उसके लिए तो हमें कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी ना, ए बी इनवर्स। इसके लिए सिर्फ हम ये कर देंगे कि अगर दो एलिमेंट लें, दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, अगर H में जाता है तो H भी लाजमी सब ग्रुप हो जाएगा। अब यूनियन वाला भी डिस्कस हो गया। अब हम इसका एक इधर हम MCQ एक दो डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं लेट H and K are subgroup of a group G, then which one is also subgroup। ए ऑप्शन है आपके पास H यूनियन के। बी ऑप्शन है आपके पास H इंटरसेक्शन के
सी ऑप्शन है आपके पास ए एंड बी बोथ, डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस। अब इसी तरह अगर एक और एमसीक्यू इसी तरह का बना लिया जाए, H is, let H is H and K. H is a subgroup of a finite group G. Then H is subgroup. H is a subset. इधर हम लिख रहे हैं H is a subset of a finite group G. Then H is subgroup if for all A, B belong to H, A, B belong to H, A, B inverse belong to H, A, B inverse belong to H, A and B and none of the। इसके क्या ऑप्शन होंगे? फर्स्ट वाले का सी आएगा, सेकंड हाँ। वाले का बी। सेकंड वाले का बी, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। हाँ। अब देखें, अभी हमने थ्योरम ये पढ़ा कि अगर G फाइनाइट हो और H उसका सबसेट है, तो अगर H सिर्फ क्लोज्ड होगा, क्लोज का मतलब है कि दो एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें, वो भी अगर H में जाते हैं तो H लाजमी सब ग्रुप होगा। ये तो सब ग्रुप क्राइटेरिया हर एक के लिए है ना, ये खास ग्रुप के लिए G फाइनाइट है, ये चाहे फाइनाइट हो या ना फाइनाइट हो, ये दोनों के लिए है। इसका मतलब है ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। ऑप्शन क्या आएगी? ए एंड बी। इसकी ऑप्शन भी क्या आएगी? ए एंड बी। अब इसी तरह इससे आगे चलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन के रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन के बाद फंक्शन और उनकी टाइप्स। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? किसी भी दो सेट्स का। अगर ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास होगा ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। ये हमारे पास होगा ए क्रॉस बी, मतलब ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। एवरी एलिमेंट ए बी ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ए क्रॉस बी का हर एलिमेंट को हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर ए बी लिखा है या बी ए लिखा है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि जैसे ए क्रॉस बी करें और बी क्रॉस ए करें, दोनों इक्वल नहीं होते। और जैसे हमारे पास कोई भी पॉइंट है, अगर 1 2 पॉइंट है या 2 1 पॉइंट है, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है ना, तो इसी तरह ये वाला जो ऑर्डर पेयर है आपस में सेम नहीं होते। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अगर ए के हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, बी में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, तो ए का ऑर्डर है हमारे पास 3 और बी सेट का ऑर्डर भी कितना है? 3। जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी निकालेंगे, इसमें ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। पहला एलिमेंट ए का आएगा, दूसरा एलिमेंट बी का आएगा। 1 इंटू ए, 1 इंटू बी, 1 इंटू सी, उसके बाद 2 इंटू ए, 2 इंटू बी, 2 इंटू सी, 3 इंटू ए, 3 इंटू बी, 3 इंटू सी। अब कितने ऑर्डर पेयर बन जाएंगे?
जितने इसका ऑर्डर है, ए क्रॉस बी के कितने ऑर्डर पे बनेंगे 9। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हम लिखेंगे, इधर हम जनरली तौर पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ऑर्डर ऑफ बी। अब किसी भी सेट के हमने अगर सब सेट निकालने हैं, जैसे हम कह देंगे ए के कितने सबसेट बनते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट ए, वो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए। 2 की पावर एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ ए। जिस भी सेट के हमने निकालने हैं उस सेट का ऑर्डर को 2 की पावर में रखेंगे और इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब रिलेशन हमारे पास होता है नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए टू बी फ्रॉम ए टू बी। अब रिलेशन की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इस फॉर्मूले को हम विजुलाइज करेंगे। रिलेशन क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी। इसका कोई भी हम सबसेट ले लें, जैसे हमने सबसेट ले लिया R1, इसका दो एक एलिमेंट ले लें R1 में, हमने इसके कोई भी एलिमेंट हमने लेने हैं ऑर्डर पेयर 1C 2B 2A एंड 3C। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो एक रिलेशन है, इसी तरह ये सबसेट ले लिया, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये सारे के सारे रिलेशन है। अब रिलेशन हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, ये चीज याद रखिएगा। अगर नॉन एम्प्टी होता है, जब हम नंबर ऑफ सब सेट निकालते हैं, इसमें सबसे पहले एक आता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को जब निकाल देंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास कितने आएंगे। अब ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है 9, इसके टोटल सब सेट बनेंगे हमारे पास 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मतलब है 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ऑर्डर ऑफ बी। अब इसमें से एक निकाल देंगे, अगर एक निकाल देंगे बाकी हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 1, ये हमारे पास टोटल रिलेशन बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब कोई भी सबसेट निकालने, जैसे हमने R1 निकाल लिया, R1 को ऐसे करते हैं 1C का मतलब है 1 मैप हो रहा है C पे, 2 मैप हो रहा है A पे और 3 मैप हो रहा है C पे। इसी तरह R2 2C 2A एंड 3C R3 ये हमने ले लिया 1C 3C R4 हमने ये ले लिया 3C एक एलिमेंट वाला सबसेट R5 हमने, कोई भी हम सबसेट बना सकते हैं इसके बेशुमार। 2 की पावर 9 माइनस 1 नॉन एम्प्टी कोई भी सबसेट होगा उसको हम क्या करेंगे, रिलेशन। अब R2 इस तरह डिफाइन हुआ है और R3 हमारे पास इस तरह डिफाइन हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या होती है और किसी भी रिलेशन की रेंज क्या होती है। अब डोमेन ऑफ रिलेशन का मतलब है, अगर R हमारे पास कोई भी रिलेशन है A टू B, उसकी डोमेन का मतलब होगा A टू B अगर रिलेशन है तो उसका मतलब क्या होगा, उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट बनते हैं उनका एक अलग सेट बना ले, वो हमारे पास बन जाएगी उसकी डोमेन। अब इसी तरह उस रिलेशन के तमाम ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट जब लेंगे, सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनाएंगे वो हमारे पास बन जाएगी रेंज। जैसे ये डोमेन की डेफिनेशन है, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू A सच दैट ए ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू R। जितने भी R में ऑर्डर पेयर होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे डोमेन, और जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उनके सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो होगा हमारे पास रेंज। जैसे लेट्स सपोज R1 है, R1 हमारे पास है ये, R1 है हमारे पास ये 1C 2A एंड 3C। R1 की डोमेन क्या बनेगी, इसके फर्स्ट एलिमेंट 1 2 एंड 3 ये हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट का A का और सेकंड एलिमेंट होता है सेकंड सेट का। जो डोमेन होगी वो सब सेट होगी इसका फर्स्ट सेट का, और जो रेंज होगी वो सब सेट होगी सेकंड सेट का। फर्स्ट सेट को हम सब सेट होती है डोमेन, और सेकंड जो रेंज होती है वो सेकंड सेट का सबसेट होती है। अब इसमें रेंज क्या होगी, एक तो C आएगा एक तो A आएगा।
और सेट के अंदर एक एलिमेंट हम 2 बार नहीं लिखते, इधर सी रिपीट हो रहा है लेकिन सी को हम एक बार ही लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। अब इधर देख सकते हैं ए मैप हो रहा है 2 पे और सी 2 एलिमेंट का इमेज है। अब उसके बाद इसको हम इन इन चीजों को बाद में देखते हैं इनके। इसी तरह R2 है, R2 में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, 2 एंड 3। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन है वो इसके इक्वल आ जाएगी और रेंज ये आ जाएगी। रेंज में ए और सी आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह R3 में 1 और 3 है, ये इसकी डोमेन आ जाएगी और ए की एलिमेंट है रेंज में, की रेंज आ जाएगी। हमारे पास जो बात वो है हमारे पास अब फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं? तो a relation from a to b, f a to b is said to be function if, अगर रिलेशन फंक्शन होगा अगर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a, फर्स्ट सेट के इक्वल आ जाए डोमेन। हमारे पास कोई भी रिलेशन है ऐसे b, अगर डोमेन उसकी पूरे के पूरा फर्स्ट सेट आ गया उसको, ये हमारे पास फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन है। और देयर इज नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन f। f कोई भी रिलेशन है a से b, इस तरह लिखेंगे a टू b रिलेशन है। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे पहला एलिमेंट a का होगा, दूसरा एलिमेंट b का होगा। तो डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट के इक्वल आनी चाहिए और फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, डोमेन के एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास हमने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया, जैसे R5 है, 1 मैप हो रहा है ए पे, 2 मैप हो रहा है बी पे और 3 मैप हो रहा है सी पे। अब देखें 1 सिर्फ एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, 2 भी एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, 3 भी एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, इसको हम कहेंगे दिस इज अ फंक्शन। इसमें डोमेन जो है वो 1 to 3 है और फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं आ रही। रेपिटेशन का मतलब है इधर अगर 1 2 एलिमेंट पे मैप हो रहा होता तो 1 2 बार रिपीट होना था। तो फर्स्ट एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं आ रही, डोमेन के एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं आ रही। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन है वो पूरे का पूरा फर्स्ट सेट के इक्वल है और इसकी कोई रेपिटेशन भी नहीं है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज अ फंक्शन। अब ऊपर हम देखते हैं कौन से फंक्शन है कौन से फंक्शन नहीं है। जैसे इसको देख लें, अब इसमें जो डोमेन है वो पूरे का पूरा ए के इक्वल है। डोमेन किसके इक्वल है? ए के इक्वल। और फर्स्ट सेट में कोई रेपिटेशन भी नहीं आ रही, तो फर्स्ट एलिमेंट में 1 भी एक बार आ रहा है, 2 भी एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, 3 भी एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन पूरे का पूरा फर्स्ट सेट आ रही है और इसकी जो डोमेन की एलिमेंट रिपीट नहीं हो गई। R1 हमारे पास फंक्शन होगा। अब इसी तरह अगला हम देखते हैं R2। R2 में देखें जो फर्स्ट डोमेन ही पहले नंबर पे डोमेन ही पूरी की पूरी यूज नहीं हो रही, 1 एलिमेंट किसी पे मैप नहीं हो रहा। इसका मतलब है जो डोमेन है इसकी फर्स्ट सेट के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। अब वैसे भी देख लें, इसकी जो सेकंड कंडीशन है 2 जो है वो 2 एलिमेंट पे मैप हो रहा है, 2 ए पे भी मैप हो रहा है, 2 सी पे भी मैप हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये वॉयलेट कर गया दोनों कंडीशन को। अब इसको देख लें, इसमें 1 एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, 3 एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, लेकिन 2 तो मैप ही नहीं हो रहा किसी पे, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब इसी तरह इसको तो हमने देख लिया है। R5 हमारे पास एक फंक्शन होगा, टाइप ऑफ फंक्शन। उससे पहले ये हमारे पास एक इसकी जो है डेफिनेशन है, कुछ रिमार्क है। एलिमेंट ऑफ रेंज, रेंज के एलिमेंट को हम कहेंगे इमेज।
एंड एलिमेंट ऑफ डोमेन इज कॉल्ड प्री इमेज। जैसे ये देखें, वन मैप हो रहा है ए पे, वन किस पे मैप हो रहा है ए पे, और सेकंड सेट जो होता है, सेकंड सेट के जो भी एलिमेंट यूज हो रहे होते हैं उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेंज के एलिमेंट। तो हम वन मैप हो रहा है ए पे, हम कहेंगे ए इज द इमेज ऑफ वन, और जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं प्री इमेज, और वन इज अ प्री इमेज ऑफ ए। इस तरह हम लिखते हैं इसको। अगर एफ ऑफ वन ए के इक्वल है, इधर जैसे फंक्शन एफ है हमारे पास, या आर फाइव कोई भी एफ फंक्शन है, वन मैप हो रहा है ए पे, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ए। अगर एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ए है, इसका मतलब है ए इज अ इमेज ऑफ वन एंड वन इज प्री इमेज ऑफ ए। और अगर एफ ए से बी कोई फंक्शन है तो एफ इज आल्सो कॉल्ड इमेज। रेंज ऑफ एफ, जो रेंज का सेट है, क्योंकि रेंज के एलिमेंट को हम कहते हैं इमेज, तो रेंज के सेट को हम इस तरह भी कह सकते हैं सेट ऑफ इमेजेस। क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ इमेजेस, also called set of images, denoted as range of f is equal to f of a या image of f। ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन का मतलब होता है अगर रेंज किसी भी रिलेशन, किसी भी फंक्शन की रेंज सेकंड सेट के इक्वल आ जाए। अब एक और चीज याद रखिएगा कि जो फर्स्ट सेट होता है फंक्शन के अंदर उसको हम कहते हैं डोमेन, जो सेकंड सेट होता है उसको हम कहते हैं को डोमेन। फर्स्ट सेट को डोमेन कहते हैं, सेकंड सेट को हम कहते हैं को डोमेन। जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं सेकंड सेट के, उन एलिमेंट का जो सेट होगा उसको हम कहते हैं रेंज। अब ये हमारे पास आ गया है वन वन फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? अगर रेंज जो है हमारे पास, रेंज ऑफ एफ, या फिर इस तरह लिख लेते आर एफ, रेंज ऑफ एफ अगर सेकंड सेट के इक्वल नहीं है तो उसको हम कहेंगे इनटू फंक्शन। अगर रेंज ऑफ एफ सेकंड सेट के इक्वल है तो उसको हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। ठीक हो गया। इनटू फंक्शन क्या है? रेंज ऑफ एफ सेकंड सेट के इक्वल है। ऑन टू फंक्शन क्या है? रेंज ऑफ एफ सेकंड सेट के इक्वल नहीं है। और इसकी मैथमेटिकल नोटेशन हम नहीं देखते, हम इससे आगे मूव करेंगे। उसके बाद वन वन फंक्शन क्या होता है? जैसे फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि उसके फर्स्ट सेट में कोई रेपिटेशन ना आए। फर्स्ट एलिमेंट में, हर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में अगर रेपिटेशन नहीं आएगी तो उसको हम फंक्शन कहेंगे। अगर सेकंड सेट के हर एलिमेंट में रेपिटेशन ना आए तो उसको हम कहेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब है सेकंड एलिमेंट में, हर ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट में रेपिटेशन ना हो, रेंज के एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे वन वन फंक्शन। जैसे अब हम देख लेते हैं ऊपर वाले फंक्शन जो भी हमने देखे हैं। जैसे ये फंक्शन है R5, इसमें देखें वन जो सेकंड सेट है पूरे का पूरा यूज हो रहा है जी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन। और सेकंड सेट के हर एलिमेंट एक ही बार यूज हो रहा है, ए भी एक एलिमेंट का इमेज है, बी भी एक एलिमेंट का इमेज है, और सी भी एक एलिमेंट का इमेज है, तो इसको हम कहेंगे ये जो सेकंड फंक्शन है ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। और जो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव। हाँ, और इसी तरह इससे ऊपर कुछ एग्जांपल थी उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ये तो फंक्शन ही नहीं था ना, जो फंक्शन नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे ये देखें, इसमें ये फंक्शन है और इसका जो सेकंड सेट है पूरा यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होगा? ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन। और सेकंड सेट के एलिमेंट में रेपिटेशन आ गई है, सी दो बार यूज हो रहा है, और ये हमारे पास जो है वो फंक्शन क्या होगा? वन वन भी नहीं होगा, इसका मतलब है ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। अब इसी तरह
बाइजेक्टिव फंक्शन और वन वन करोस्पोंडेंस एक ही बात है, वन वन करोस्पोंडेंस बोल लें या बाइजेक्टिव फंक्शन बोल लें, तो इनमें क्या होता है, एक तो ऑन टू एक वन वन। ठीक हो गया। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तेरी मेरी हुई पड़ी हैं, इसको जरा अरेंज करते हैं पहले। चलो जी, ये हमारे पास अब आ गई है ये एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में देखें, अब इस एग्जांपल में ये है कि एफ फंक्शन है कोई भी, इसमें हमने 4 एलिमेंट ले लिए, इसमें हमने ले लिया 3 एलिमेंट। अब 1 मैप होगा बी पे, 2 मैप होगा ए पे, 3 मैप होगा सी पे और 4 मैप हो रहा बी पे। अब एक तो ये फंक्शन है क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो पूरे का पूरा फर्स्ट सेट के इक्वल है, और फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। 2 सिर्फ एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, 3 भी एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, 2 भी एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, 3 भी एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहा है और 4 भी एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है। ये फंक्शन तो बन गया। अब हमने देखना है कौन सी टाइप कौन सी है। क्या सेकंड सेट पूरा यूज हो रहा है, जी ए भी यूज हो रहा है, बी भी यूज हो रहा है, सी भी यूज हो रहा है, ये ऑन टू फंक्शन होगा। सेकंड सेट में रेपिटेशन आ गई है, बी 2 बार यूज हो रहा है, ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब अगर वन वन नहीं है ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसी तरह ये देख ले, इसमें अगर सेट ए में 3 एलिमेंट ले लिया, सेट बी में 4 एलिमेंट, सी पे इस तरह मैपिंग कर लिया, ये फंक्शन बन जाएगा। और इसकी जो सेकंड है सेकंड सेट में, तो ये वन वन भी होगा, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि बी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इसी तरह ये फंक्शन कुछ है, ये आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा अभी, ये फाइल जो है ना मैं अभी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा ना इसमें हमने ये देखने हैं कि कितने फंक्शन वन वन बन सकते हैं किसी भी 2 सेट के दरमियान में, कितने ऑन टू बन सकते हैं। काउंटिंग ऑफ फंक्शन, पहले ये लिखे, इफ ए इज अ फंक्शन ए टू बी बाइजेक्टिव, अगर हमारे पास 2 सेट है उनके दरमियान में एक बाइजेक्टिव फंक्शन पाया जाता है, उसका मतलब होगा उन दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। अगर 2 सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है तो उनके दरमियान में कभी भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये देख लें, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें है 4 एलिमेंट। अगर हम फंक्शन बनाएंगे, 1 को ए पे मैप करें, 2 को बी डी पे करें, 3 को सी पे करें, एक एलिमेंट बच जाएगा, एक एलिमेंट बच जाएगा। अगर 3 को बी पे करते हैं तो फर्स्ट सेट में रेपिटेशन आ जाएगी, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब है ये वाला जो हम इसको बी कभी भी यूज नहीं कर सकते, एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसको छोड़ना पड़ेगा फंक्शन बनाने के लिए। अगर इसमें एलिमेंट ज्यादा है और इसमें एलिमेंट कम है तो 1 बी पे मैप होगा, 2 ए पे मैप हो गया और अगर 3 सी पे मैप हो गया। अब 4 की पॉसिबिलिटी, अगर हम 4 को मैप नहीं करते तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, अगर 4 को मैप करते हैं तो इधर रेपिटेशन आ जाएगी और ये 1 1 नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसको फिर हम बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं, अदरवाइज बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बन सकता। और अगर डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के सिर्फ एक एलिमेंट पे मैप हो, उस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे 1 भी ए पे मैप हो रहा है, 2 भी ए पे मैप हो रहा है, 3 भी ए पे मैप हो रहा है, इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। अब काउंटिंग ऑफ फंक्शन, ये आप जरा देख लें। अगर ए और बी एनी रिलेशन है, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, ये टोटल रिलेशन का फॉर्मूला है कि 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ऑर्डर ऑफ बी माइनस 1। टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल फंक्शन बनेंगे अगर ए से बी हम बना रहे हैं, जो सेकंड सेट है इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर की पावर इसका ऑर्डर, अगर ए से बी है तो आएगा ऑर्डर ऑफ बी की पावर ऑर्डर ऑफ ए। को डोमेन की पावर, डोमेन जब हम लेंगे तो ये हमारे पास टोटल फंक्शन आ जाएंगे, इतने फंक्शन बन सकते हैं। अब अगर इसका इस तरह का एमसीक्यूज बनाएं, एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज से हम ज्यादा कुछ सीख लेते हैं।
if order of A is equal to 3 and order of B is equal to 4, then number of function from B to A are, कितने फंक्शन बनेंगे उसके हम ऑप्शन ऊपर से खुद ही लगा लेते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन आर, हम ए ऑप्शन बनाते हैं 27, बी ऑप्शन बनाते हैं 81, सी ऑप्शन बनाते हैं हम 64 और डी ऑप्शन सी ऑप्शन हम बनाते हैं 64 और डी ऑप्शन हम बनाते हैं नन ऑफ दिस। इनमें कौन सा ऑप्शन होगा? 64 कितना? 64 अब इसी तरह अगर मैं ये कर दूं फंक्शन ए टू बी तो फिर कितना होगा? 3 की पावर 4 3 की पावर 4, फिर हमारे पास आएगा 4 की पावर 3। फिर 81 अगर बी टू ए है फिर ए ऑर्डर ऑफ ए की पावर ऑर्डर ऑफ बी आएगा। ऑर्डर ऑफ ए कितना है हमारे पास? 3 की पावर 4, टोटल आएगा 81। अगर ए टू बी है तो बी की पावर ए करेंगे, बी कितना है? 4 की पावर 3, 64 आ जाएगा। अब एक और एमसीक्यू लिख लेते हैं इसी तरह का, इधर से फर्स्ट। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर, वो हमारे पास इधर आ जाएंगे 10, 12, 14। ये हमारे पास आ जाएगा कितना? अगर हमने रिलेशन टोटल निकालने हैं तो कितने आएंगे? 12 आएंगे। नहीं, रिलेशन तो वो 2 की पावर में है। हाँ जी, तो क्या होगा आंसर? 12 माइनस 1। हाँ जी, वो नन ऑफ दीज आएगा। सही हो गया। अब आपको पता लग रहा है छोटे से नंबर है, 2 की पावर 12 तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए आप हम नन ऑफ दीज इजीली सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन करते हैं तो इसमें कुछ कैटेगरीज है। अगर ऑर्डर ऑफ ए लेस देन ऑर्डर ऑफ बी हो तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं? वन फंक्शन कितने होंगे? परमोटेशन बी परमोटेशन ए। अगर बी पर है तो ये परमोटेशन है। ये क्या है? परमोटेशन। परमोटेशन, वो परमोटेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, बी परमोटेशन ए। जैसे अब इसी एमसीक्यू को हम बनाते जाते हैं जल्दी जल्दी। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन अब देखें, ये ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर बढ़ा है ए के ऑर्डर से। हमने वही पढ़ा कि अगर बी का ऑर्डर बढ़ा है ए के ऑर्डर से तो इसके टोटल नंबर ऑफ कितने बनेंगे? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? यही ऑप्शन रख लेते हैं हम। वो हम कैलकुलेट करेंगे 4 परमोटेशन 3। ठीक हो गया ना? 4 परमोटेशन 3 कैलकुलेट करेंगे। अब इसी तरह नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, जितने भी वन फंक्शन बनेंगे, टोटल फंक्शन इतने हैं, उसमें से वन फंक्शन निकाल देंगे। जो फंक्शन वन नहीं होता उनको हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन।
तो टोटल फंक्शन में से हम ये निकाल देंगे परमोटेशन वाला, तो हम कह देंगे ये मैनी वन फंक्शन बन गया। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अगर बी का ऑर्डर बड़ा है और ए का ऑर्डर छोटा है तो इसका कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अब इसमें आप ये है कि एग्जांपल्स बना के देखिएगा तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन कितने बनेंगे? अगर कोई वन वन नहीं, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है, इसका मतलब है सारे के सारे फंक्शन क्या बनेंगे? इनटू बनेंगे। अब अगर किसी, अब इधर एमसीक्यू बड़ा अच्छा बन सकता है। अगर ऑर्डर ऑफ बी ग्रेटर है तो नंबर ऑफ देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, number of function equal to dash, number of function equal to one function, on to function, into function and none of these। वो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी? into function। इनटू फंक्शन। इसी तरह अब अगर ए का ऑर्डर ज्यादा हो, बी का ऑर्डर कम हो, उस पे जो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन है वो कोई नहीं बनेगा। और मैनी वन फंक्शन कितने बन जाएंगे? सारे के सारे फंक्शन मैनी वन होंगे। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए ये हमारे पास बड़ा सारा फॉर्मूला है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन यूज हुए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। और नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, वो टोटल फंक्शन में से हम वो निकाल लेंगे। ये अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर दोनों सेट का ऑर्डर सेम है तो उसके नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनेंगे? ए फिक्टोरियल या बी फिक्टोरियल। और नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने बनेंगे? बी की पावर ए माइनस ए फिक्टोरियल। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी ए फिक्टोरियल बनेंगे। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने बनेंगे? इतने। और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे? इतने। ठीक हो गया, सारे ए फिक्टोरियल बनेंगे। सही हो गया ना? इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा फंक्शन के बारे में, और इसकी जो एग्जांपल्स बना के देखिएगा, तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल देख लेंगे। ठीक हो गया? ठीक। चलें, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज।